चैप्टर 5 में हम जानेंगे उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में, किंगडम कैसे हुआ करते थे, रिपब्लिक कैसे हुआ करती थी, किस तरीके से कोई आदमी राजा बनता है। आज के ज़माने में डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन के द्वारा लोगों द्वारा चुना गया एक लीडर होता है, वो रूल करता है, एक डेमोक्रेटिक रूल होता है, वो कोई राजा महाराजा वाला रूल नहीं होता। बट इतिहास में 3000 साल पहले जो जनता थी उसको अपना राजा चूज़ करने का अधिकार नहीं था। राजा आमतौर पे आनुवांशिक तौर पर लोग बनते थे या फिर बहुत बड़े रिचुअल परफॉर्म करके, बिग सैक्रिफाइस करके राजा बनते थे। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ है जो इतिहास में कहा जाता है कि इसको परफॉर्म करके आदमी जितनी भी टेरिटरी में उसका घोड़ा जाता है वो उसका होता जाता है। अश्वमेध यज्ञ में कोई राजा एक घोड़े को दौड़ाता है किसी टेरिटरी में। अगर उस टेरिटरी के राजा ने उस घोड़े को नहीं रोका और उसे आगे बढ़ने दिया तो एक तरीके से माना जाता है कि उसने जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके यज्ञ को स्वीकार कर लिया, उसके रूल को स्वीकार कर लिया। अगर किसी ने घोड़े को रोक के उसे मारने की कोशिश की या रोक भी लिया तो उस राजा से, जो सैक्रिफाइस करने वाला राजा, उसे जंग करनी पड़ती और जो जीतता वो टेरिटरी उसकी होती। अश्वमेध यज्ञ का ये फंडा है। इस पैराग्राफ में जस्ट अश्वमेध यज्ञ के बारे में ही लिखा हुआ है तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्ण सिस्टम जो हमारे वेद लिखे गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें हम कुछ रूल ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। रूल ऑफ सोसाइटी में वर्ण सिस्टम चलता है। और वर्ण सिस्टम क्या होता है कि चार एक ब्रॉडर कैटेगरी है सोसाइटी में जिसमें लोगों को डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे ऊंचे वर्ण में होते हैं ब्राह्मिन्स एक इलाइट ग्रुप है पढ़े लिखे लोगों का, जो ज्ञानी लोग होते हैं, इन्हें ब्राह्मिन्स कहते हैं। जो दूसरे दर्जे में आते हैं वो क्षत्रिय लिखेंगे कैसे? क्षत्रिय इस तरीके से लिखा जाता है। तीसरे दर्जे में आते हैं वैश्य और चौथे दर्जे में आते हैं शूद्र। वर्ण सिस्टम में डिवाइड करने का मतलब ये था कि सोसाइटी में उनका काम क्या है। जैसे कि ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान बांटना, लोगों को सिखाना, पढ़ाना और राजाओं को राज करने का तरीका बताना। क्षत्रिय जो होते हैं सोसाइटी में, उनका काम ये होता था कि लोगों की रक्षा करना और जो लड़ाई होती है, जो वॉर होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके राजा को जिताना। वैश्य वो होते हैं जो वर्किंग क्लास होते हैं, कुछ जो काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर एक तरीके से कहा जाता है। और शूद्र जो होते हैं वो मजदूर वर्ग होता है। ये सबसे निचली सोसाइटी में रहते हैं और ये आनुवांशिक होता है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा और शूद्र वैश्य जो भी हैं वो एक पेरेंटल सिस्टम पे चलता है। जो बाप होगा वही बेटा करेगा। ये डेफिनेटली गलत है, फिर भी हमारी सोसाइटी में है। एक्चुअली ये वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम बहुत अलग है। दो अलग अलग सोसाइटल डेवलपमेंट है जो बहुत ही डिफरेंट टाइम फ्रेम में आए। वर्ण सिस्टम इतना रिजिड नहीं हुआ करता था, इसमें अनटचेबिलिटी नहीं थी, इसमें लोगों के बीच में घृणा नहीं हुआ करती थी। बट बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया तो कास्ट सिस्टम आ गया। लोगों ने अपने ही लोगों को बांटना शुरू कर दिया और एक नेगेटिविटी वाली फीलिंग आने लगी और अनटचेबिलिटी और दुनियादारी ये सब शुरू हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब वही लिखा हुआ है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। जनपद के बारे में हमें पता चलता है। जनपद का मतलब ये होता है कि ज़मीन जहाँ जन रहते हैं, जहाँ लोग बसते हैं और राजा उन पर राज करता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सेटलमेंट जो जनपद की तरह लगते हैं वो फाउंड किए हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, महाजनपद
ग्रुप ऑफ जनपद को महाजनपद कहा जाता है। जनपद और महाजनपद का कंसेप्ट हमें मगध साम्राज्य में पता चलता है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और बिंदुसार जैसे महान राजाओं ने राज किया। किस तरीके से उन्होंने जनपद को जोड़ के महाजनपद बनाया और महाजनपदों को जोड़ के एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। इस मैप में हमें पता चलता है किस तरीके से अलग अलग जनपद जोड़ के महाजनपद बनते हैं। एक मगध जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे इतिहास में मगध जनपद जो था वो सबसे बड़ा था। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। राजा किला बनाया करते थे, फोर्ट जिसे कहते हैं, अपनी टेरिटरी को सेव करने के लिए। कुछ लोग अपनी रईसी दिखाने के लिए फोर्ट बनाया करते थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टैक्स सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि बिना रेवेन्यू के तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती। राजा बड़े बड़े किले कैसे बनाएंगे, आर्मी को कैसे मेंटेन करेंगे, तो टैक्स सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स था वो क्रॉप पे लगाया जाता था, जो कि 1/6 होता था। इसे भाग भी कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में शेयर कहते हैं। ये किसानों पे लगाया जाता था। क्राफ्ट पर्सन पे भी अलग से टैक्स लगाया जाता था। लेबर्स, फॉर एग्जांपल वीवर स्मिथ वर्क फॉर डे एवरी मंथ फॉर द किंग। जैसे कि टैक्स के बदले जो वीवर्स होते थे या फिर जो स्मिथ थे वो राजा के लिए कुछ दिन काम करेंगे टैक्स के बदले। जो हर्डर हुआ करते थे, जो घूम घूम के काम करने वाले लोग थे, वो मवेशी दे के या किसी भी तरीके से मवेशी द्वारा बनाई हुई चीज़ें दे के टैक्स भरते थे। जो सामान होता था उस पर भी टैक्स लगता था ख़रीदने बेचने पे। हंटर गैदरर को कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस देना होता था राजा को टैक्स के बदले। इस तरीके से टैक्स सिस्टम चला करता था। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एक मेजर चेंज था आयरन प्लॉग शेयर, जो लोहे का हल हुआ करता था। जैसे उसके पहले इतिहास में पहले लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे। जो लकड़ी का हल था वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा अंदर नहीं जाता था, जिससे बीज ज़मीन में बीच में कहीं रह जाता था तो वो पानी में बह गया या फिर चिड़िया उसे चुग गई, तो ज़्यादा इससे क्रॉप की जो यील्ड है, जो पैदावार है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता था। अभी जो आयरन प्लॉग आया वो मजबूत था और उसमें नोक बहुत अंदर तक जाती, तो बीज जितना ज़मीन के अंदर होगा उतना वो सुरक्षित होगा, उतना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले ये काम स्लेव मेन और वुमेन द्वारा किया जाता था। इससे स्लो स्पीड में वो काम करते थे, धीरे धीरे। और जो आयरन प्लॉग आया उससे एक बल्क में काम होता था एक बार में। ये एक एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आया। मगध महाजनपद के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे था जहाँ 2 इम्पॉर्टेंट नदियाँ बहती थी, गंगा और सोन, जिससे एक वाटर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा सिस्टम बन गया। उनके पास हाथी थे जो कि लड़ाई में बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। और 2 बहुत पावरफुल रूलर हुए, एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु। महापद्मानंद एक और राजा था जिसने अपना जो रूल था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ राजगीर, प्रेजेंट डे राजगीर में बढ़ाया, जो कि बिहार कैपिटल मगध। सेवरल ईयर, मतलब कई सालों तक उसने अपना राज वहाँ पे किया। इस तरीके से कई बड़े बड़े राजा हुए। हम मगध महाजनपद के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ अलेक्जेंडर के बारे में जानते हैं। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर महान। 2300 साल पहले वो दुनिया जीतने चला था। उसी राह में उसने इंडिया में धावा बोला। इंडिया में जब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से घुसा तो उसे ब्यास नदी पार करनी थी। ब्यास नदी पार करने में उन्हें कई प्रॉब्लम आई और उनके सोल्जर ने रिफ्यूज़ तक कर दिया। फिर भी लड़ाई हुई। पोरस नाम का भारतीय एक राजा था, उससे लड़ाई हुई। लड़ाई में पोरस तो हार गया, फिर भी अलेक्जेंडर था वो इतना खुश हो गया कि उसने पोरस को उसकी जो ज़मीन जायदाद दे दी वापस और उसे अपना दोस्त बना लिया। ये एक इसकी कहानी फिर आगे देखते हैं। वो बहुत लंबी कहानी है, वो आगे कहीं ना कहीं आएगी तो हम देखेंगे। अब वज्जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। वज्जी एक पैरेलल सरकार जैसे चलती थी जो
वैशाली बिहार में ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा चलाया जाने वाला एक गवर्नमेंट टाइप का सिस्टम था, जहाँ गण और संघ राज करते थे, कोई एक राजा नहीं हुआ करता था। एक हम कह सकते हैं छोटा फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलती थी। कई हज़ारों लोग एक साथ राज कर सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल राज कर सकते हैं। वज्जी में इस तरीके से एक रूलिंग सिस्टम बना जो कि मगध साम्राज्य से बहुत हद तक डिफरेंट था। इस समय के जो कंटेम्प्रेरी जो बहुत महान हस्तियां थी, जो बुद्ध और महावीर जिन्होंने एक नए धर्म की स्थापना करी, वो भी गण और संघ में ही शामिल थे। इनका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन बुद्धिस्ट बुक में मिलता है, जो हम आगे देखेंगे। अजातशत्रु ने वज्जी पे हमला करने की कोशिश की तो उसने बुद्धा से पूछा। तो ऐसा कुछ कहानी है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अगर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ग्रीस और एथेंस के बारे में लिखा हुआ है, ये भी पढ़ने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं। मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 5 में इतना ही।